हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस और हम लोग ये क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 2, जी हाँ क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है। जहाँ अपना समझ आए आप कमेंट कीजिए। इसका पीडीएफ, इसका आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल यस केमिस्ट्री पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सेंड कर देंगे। और हमारा है इसी में जीवों का वर्गीकरण, कई पार्ट मैंने बना दिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट है जीवों का वर्गीकरण। तो जो जीवों का वर्गीकरण होता है यह हमारा सबसे प्राचीन नाम है। वर्गीकरण बात करें अगर जीवों का वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे, एक द्विजगत पद्धति और एक हमारा त्रिजगत पद्धति है, सॉरी पंचजगत पद्धति। तो जितने भी पद्धतियां हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि जीवों का वर्गीकरण। अगर इसमें हम लोग जीवों का वर्गीकरण में देखें तो सर्वप्रथम आता है कि वर्गीकरण हमारा क्या होता है। ये जो वर्गीकरण है ये हमारा क्या होता है। तो वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण की यह पद्धति सबसे प्राचीन है। जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण की हमारी कई प्रकार की पद्धतियां हैं। तो जीवों का वर्गीकरण क्या होता है, जीवों के उनके समूहों में या फिर उनके जगत के अनुसार भागों में बांटना ही जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है, लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब कहेंगे चलिए सर निम्नलिखित में तो कितने प्रकार का होता है ये तो बताइए। अगर ये निम्नलिखित प्रकार का है तो ये कितने प्रकार का होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं वो होता है हमारा वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति। पहला जो आता है वो क्या आता है, वर्गीकरण का द्विजगत पद्धति। वर्गीकरण का द्विजगत पद्धति, ये आपका पहला होता है, यानी कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द्विजगत पद्धति। अगर हम वर्गीकरण का द्विजगत पद्धति देखेंगे तो हमारी सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। तो द्विजगती जो होती है पद्धति वर्गीकरण, ये हमारी सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। अरस्तु ने समस्त जीवों के दो समूहों में जंतुओं एवं वनस्पति में विभाजित किया। कैरोलस लीनियस सन 1718 ईस्वी में द्विजगत पद्धति के अंतर्गत समस्त जीवों को, जीवधारियों को दो जगतों यानी कि पादप जगत या फिर प्लांटी तथा जंतु जगत या फिर एनिमेलिया में वर्गीकृत किया, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण का द्विजगत पद्धति माना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है, अगर आ जाएगा तो सीधा लिखना है कैलोनस लीनियस। कैरोलस क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैरोलस लीनियस ने सन 1758 में द्विजगत पद्धति को विकसित किया। तो द्विजगत पद्धति को किसने विकसित किया था, वो किए थे हमारे कैरोलस लीनियस ने सन 1758 ईस्वी में द्विजगत पद्धति को विकसित किया था, ठीक ना। इसमें यानी कि द्विजगत पद्धति में या फिर इसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों को
दो जगतों। पहला क्या है? पादप जगत यानी कि प्लांटी। पहला पादप जगत जिसको बोला जाता है प्लांटी, PLANTAE, प्लांटी। तथा जंतु जगत जिसको बोला जाता है एनीमेलिया। क्या बोला जाता है? एनीमेलिया में वर्गीकृत किया। ठीक है, इसमें याद रखना पादप जगत के अंतर्गत हमारे स्थिर अवस्था में पाए जाने वाले हरे पादप। अगर हम लोग देखें तो जो वर्गीकरण की द्वि पद्धति थी, इसमें किसी भी जीवधारियों को दो जगतों में वर्गीकृत किया। पहला क्या? पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। पादप जगत में क्या किए थे? जितने भी स्थिर अवस्था में पाए जाने वाले हरे पादप जैसे मांस, फर्न, बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार, कवक, जीवाणु आदि को रखा गया। और पादप जगत में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और ये हमारी स्वपोषी होती हैं। जबकि जो जंतु जगत होती है इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं तथा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा जाता है। तो आप लिखेंगे पादप जगत के अंतर्गत स्थिर अवस्था में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों जैसे कौन कौन से? हरे पादप, मांस, फर्न और क्या है? बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार। बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार आदि को रखा जाता है। तथा अगर हम देखेंगे जो हमारे यहाँ पे जंतु जगत के अंतर्गत जंतु जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतुओं तथा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा जाता है। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अगर हम लोग देखें आगे चल के कि पादप जगत और जंतु जगत में अंतर क्या होते हैं, इसके बाद हमारा आता है जंतु जगत एवं पादप जगत में अंतर। यानी कि जंतु जगत तथा पादप जगत में हमारा क्या क्या अंतर होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। चलिए बताइए जंतु जगत और पादप जगत में अंतर क्या क्या होते हैं। तो एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? पादप जगत और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? जंतु जगत। तो इधर हम लिख लेते हैं पादप जगत और इधर लेते हैं हम लोग जंतु जगत। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम लोग अंतर यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जंतु जगत और पादप जगत में हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, अंतर क्या होता है। अगर जंतु जगत में देखें, जंतु जगत में यह
मुख्यतः स्थिर अवस्था में होते हैं। पादप क्या होते हैं, सॉरी पादप जो होते हैं हमारी स्थिर अवस्था में होते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे जो पादप के पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, वो स्थिर रहते हैं ना। तो लिख देंगे इसमें सभी जीवधारी स्थिर अवस्था में होते हैं। इसमें सभी जीवधारी क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। और जंतु जगत में देखेंगे तो इसमें सभी जीवधारी क्या होते हैं, अस्थिर अवस्था में, यानी प्रचलन अवस्था में होते हैं। इसमें सभी जीवधारी अस्थिर मतलब प्रचलन रहता है, उसमें चलते फिरते रहते हैं, अस्थिर अवस्था में होते हैं। पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा कि पादपों में वृद्धि केवल वृद्धि क्षेत्रों में ही होता है, यानी कि यह वृद्धि पादपों के संपूर्ण जीवन काल तक होती रहती है। यानी कि अगर देखेंगे जो पादपों में वृद्धि केवल वृद्धि क्षेत्रों में ही होती है, पादपों में वृद्धि केवल वृद्धि क्षेत्रों में ही होती है, केवल वृद्धि क्षेत्रों में ही होती है। और इसमें लिखेंगे तो जंतुओं में वृद्धि सभी भागों में समान रूप से होती है। जंतुओं में वृद्धि सभी भागों में समान रूप से होती है। सभी भागों में वृद्धि समान रूप से होती है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा आपका यहाँ पे बनेगा पोषण में। अगर देखें तो हरित लवक की उपस्थिति के कारण पादप स्वपोषी होते हैं, यानी कि इनको कहेंगे पादप स्वपोषी होते हैं। पादप क्या होते हैं, पादप स्वपोषी होते हैं, पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसमें हमारा क्या लिखेंगे, पादप हमारे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। इसमें यानी जंतु परपोषी होते हैं, ये आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। और क्या होते हैं इसमें, अगर देखेंगे उदाहरण में जैसे क्या क्या होते हैं, तो इसमें हमारे होते हैं हरित लवक, यानी कि आप लिख सकते हैं जीवाणु कवक, मांस, फर्न तथा पुष्पी पादप। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें उदाहरण के लिए, जैसे क्या क्या होते हैं, जीवाणु कवक और मांस और फर्न। और अगर इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे उदाहरण में, तो इसमें उदाहरण में जैसे क्या क्या होते हैं, प्रोटोजोआ, स्पंज, कीट, केकड़ा, मेढक, पक्षी, स्तनधारी। कीट, केकड़ा, पक्षी, स्तनधारी इत्यादि। तो जितना मैं यहाँ पे आपको लिखा हूँ नोट्स, इसको आप लोग नोट कर लेना है। जहाँ भी ना समझ आए कमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।